एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू पाठशाला। जैसा कि आज आप पॉलिटी के शानदार सेशन से जुड़े हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है क्योंकि सबसे पहले आर्टिकल में सबसे पहले इसी का नाम आता है और इसके बारे में आज हम वो सारा कुछ जो लोग पढ़े हैं, जो लोग नया पढ़ रहे हैं, सबको देखते हुए एक अच्छी क्लास होने वाली है। सो प्लीज बने रहिएगा। राष्ट्रपति चलते हैं और राष्ट्रपति से पहले आप जान लीजिए कि ये आर्टिकल 52 से 62 तक दिया है। ये मेनली दिया है। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं जो अलग अलग आर्टिकल्स में अलग अलग नाम से दिए हैं। वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऑर्डिनेंस की जो बात आती है, ऑर्डिनेंस जिसको हम अध्यादेश कहते हैं, वो 123 में दिया है। तो ऐसे ही कुछ ढेर सारी शक्तियां हैं। जैसे मैं बताया क्षमादान की है जो 72 में आता है, तो मेनली इसमें आता है। आप ऐसे याद रखेंगे। फिर जो हमारा आर्टिकल 52 है वो क्या कहता है उसके बारे में जान लीजिए। वो कहता है कि जो हमारी इंडियन कंट्री है उसका एक राष्ट्रपति होगा और इसको काफी एम्फेसाइज करके काफी जोर डाल गया कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है और वो वर्ड किया गया है शैल बी, मतलब जरूर होगा। इस पोस्ट को हटाया नहीं जा सकता है। तो ये बताता है आर्टिकल 52 कहता है देश का एक राष्ट्रपति होगा। इसी में एक चीजें वो आ जाती हैं कि वो राष्ट्रपति जो होगा उसकी शक्तियां हैं। फिर उसके बाद वो कैसे चुना जाएगा वो सारा नीचे आएगा। फिर इसमें एक चीज हम जान लेते हैं कि ये कहाँ से लिया गया। मैं आपको पहले बताया कि जो राष्ट्रपति का पद है वो लिया गया है ब्रिटेन से, बट मैंने बताया दो डिफरेंस है। वहां पे उसको किंग बोला जाता है, यहाँ ही राष्ट्रपति है। वहां वो चुनाव नहीं होता है वहां राष्ट्रपति का। तो आप फिर कहेंगे सर फिर किसके बेसिस पे किया जाता है? वो इनकी पावर के बेसिस पे किया जाता है। जैसे 52 को ही जब हम डिटेल में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो कंट्री का बस नाम मात्र का एक प्रधान है, नाम मात्र का घर का एक मुखिया है। तो ये हमारी कंट्री है उनके मुखिया है राष्ट्रपति। तो इनको नाम मात्र का इसलिए कहा गया है। सेम ब्रिटेन में भी ऐसा ही होता है। वो नाम मात्र के होते हैं, उनके नाम पे काम किया जाता है। जैसे मैं अभी बताऊंगा आपको। जैसे ये आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, जैसे उनके एग्जीक्यूटिव जो पावर होती है वो उनको दी गई है प्रेसिडेंट को। वो नाम मात्र की कैसे है कि जो सारे काम होते हैं, सपोज दैट कोई अगर फॉरेन ट्रीटी हो रही है किसी देश से, मान लीजिए पाकिस्तान से हो गई, चाइना से हो गई, ये होंगे राष्ट्रपति के नाम से। लेकिन इसमें होता क्या है कि उनका वो सजेशन लेंगे मंत्रिमंडल का और प्रधानमंत्री से बात करके करेंगे। प्रधानमंत्री जो भी सारे काम करेगा वो राष्ट्रपति की मर्जी से करेगा और राष्ट्रपति के नाम से करेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है 53 का 2। ये कहता है मिलिट्री सुप्रीमो। जैसे आप जो कहते हैं, हम कई बार आप सुने भी होंगे कि जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों जो सेनाएं हमारी, उनका सर्वोच्च सेनापति होता है, सुप्रीम कमांडर जिसको बोलते हैं। वो आर्टिकल 53 का 2 कहता है, पार्ट 2 कहता है कि वो तीनों सेनाओं का सेनापति होगा। आर्टिकल 54 पे आते हैं, निर्वाचन मंडल, इसको इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट बोलते हैं। तो ये पहले आप जान लीजिएगा, जो इसका निर्वाचन जो प्रक्रिया है ये आयरलैंड से ली गई है। मैंने आपको बताया था जब मैं बता रहा था कि कौन कौन सी चीजें कहाँ से ली गई हैं, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था। तो ये आयरलैंड से ली गई है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। प्लस अब बात आती है कि इनका चुनाव कैसे होता है। तो पहले आप ये जानिएगा इनका चुनाव इनडायरेक्टली होता है। जैसे हम नहीं जाते हैं वोट देने प्रेसिडेंट के चुनाव में, हम बस विधायक, सांसद, ग्राम प्रधान, ये सब सारे चुनाव में हम डायरेक्टली वोट डालते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट। अब इसमें वोट कौन डालता है अब उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने जो ये लिखा है इलेक्टेड एमपी, इलेक्टेड एमएलए, इसका मतलब क्या आप ये जानिएगा। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे कि मैंने पढ़ाया है। इलेक्टेड क्यों लिखा हूं इसको जानिएगा। इनके चुनाव में वही भाग लेता है जो जिनको हम वोट देकर नेता बनाए, जैसे जिनको हम वोट देकर सांसद बनाए, जिनको हम वोट देकर विधायक बनाए, वही लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। इसीलिए इलेक्टेड है। होता क्या, अगर मैं इलेक्टेड नहीं लिखता तो कंफ्यूजन क्या होता। जैसे राष्ट्रपति 12 लोगों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, वो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। सारा कुछ लिखना काफी बड़ा हो जाता है और वीडियो जब बड़ी हो जाती है तो आप लोग देखते नहीं है। तो जो मैं चीजें बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम जानते हैं कि जो ये एमपी है, जो एमपी की बात हम कर रहे हैं, और एमएलए आप जान लीजिए सेम वही है। जब स्टेट में जो विधायक होता है, तो जैसे एमएलए की संख्या कितनी है यूपी में 403 है, ऐसे बिहार की अलग है, हर स्टेट की अलग है। फिर आती है बात कि इसमें कितने लोग पार्टिसिपेट लेते हैं। तो जैसे मैं बताता हूँ कि राज्यसभा में इलेक्टेड एमपीज कितने हैं, 233।
और इलेक्टेड लोकसभा सदस्य कितने हैं 543। तो ये टोटल नंबर कितना हो जाता है 776। तो 776 लोग ये आते हैं और पूरे स्टेट के जब एमएलओ को हम काउंट करेंगे तो ये नंबर आता है 4120। आप देखकर हैरान होंगे लेकिन ये सही डेटा है। 4120 पूरे एमएलए हमारे, उसमें से सारे स्टेट जो 28 स्टेट है उनको लिया जाता है और इसमें दो जोड़ लिया जाता है दिल्ली और पुदुचेरी को। अब ये ध्यान दीजिएगा, इसके इलेक्टोरियल में इलेक्टेड कैंडिडेट में दिल्ली और पुदुचेरी यही दो ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पे विधानसभा है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं और इसमें जानिएगा कि जो इसमें वोट की वैल्यू होती है। इसका इलेक्शन के बारे में मैं आपको अच्छे से बता दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। वोट की वैल्यू होती है, जो एक एमपी के वोट की वैल्यू होती है वो एमएलए के वोट की वैल्यू से ज्यादा होती है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे सर? जैसे कि देखिए, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ यूपी का। जैसे आपको पता है कि जो हमारा यूपी जो एक फिक्स्ड एरिया है उसको 403 भागों में डिवाइड करते हैं जब विधानसभा का चुनाव होता है। लेकिन जब ये लोकसभा का चुनाव होता है तो 80 एक तरह से 80 सीट्स में डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। तो इसे जो रिप्रेजेंट करता है एक सांसद, वो मैक्सिमम करता है एज कंपेरिजन टू विधायक के। तो बस ये चीज जानिएगा। इसके बाद आता है कि चुनाव विवाद। जैसे कि अगर कोई इसको आप जो इलेक्शन कमीशन है इसका चुनाव नहीं कराता है, एक चीज का आप ध्यान देंगे, ये जो एक निर्वाचन मंडल है ये इसका चुनाव करता है और इसका अगर विवाद होता है तो जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो इसके विवाद का निपटारा नहीं करता है। इसके विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करती है। अगर सुप्रीम कोर्ट बोल देती है कि ये गलत तरीके से चुनाव हुआ है तो जो राष्ट्रपति बना होगा उसको तुरंत पद से हटना पड़ेगा। एक चीज आप जान लीजिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल 55। ये बताता है चुनावी प्रणाली, मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन का मतलब है कि वो किस प्रकार से इलेक्शन होता है। यही आयरलैंड से लिया गया है। इसमें होता है कि इसमें मैंने 3 पॉइंट लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। पहला है इनडायरेक्ट इलेक्शन, जिसको कहते हैं अप्रत्यक्ष चुनाव। जब हम डायरेक्टली किसी को वोट देते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। जब इनडायरेक्टली होता है, जिसको हम चूज किए हैं वो जाके राष्ट्रपति को चूज करता है, तो उसको इनडायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। सेकेंड पे आता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, इसमें एक अच्छी चीज निकल के आती है कि जैसे अगर हमारे क्षेत्र में कोई चुनाव होता है तो अगर मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं तो हम सीधे जाके जो हमें पसंद है उसको वोट डाल देते हैं। प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंट में क्या होता है, हमको प्रायोरिटी देनी पड़ती है। जैसे 3 अगर कैंडिडेट उठे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, काफी इसको अच्छे से समझिएगा। तो वैसे भी ये क्लास जो है इसको पढ़ाने के लिए कम से कम मिनिमम 2 से 3 घंटे चाहिए होते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ जितना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ए, बी और सी 3 कैंडिडेट हैं राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। अगर एक एमपी जाता है वोट देने तो वो ऐसा नहीं करेगा कि मैं ए को चूज कर रहा हूं। यहाँ पे यही चीज बताती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम कहते हैं अनुपातिक प्रणाली जो होती है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली है। जो इसको मैं इंग्लिश में यहाँ लिखा हूँ प्रेफरेंस बेस्ड। होता क्या है, वो जाके जैसे अगर उसको फर्स्ट ये अच्छा मतलब इसका सपोर्ट कर रहा है बी का, तो वो जाके उसको 1 लिखेगा और उसके बाद उसकी सेकेंड चॉइस ये है तो सेकेंड लिखेगा, थर्ड। अब दूसरा एमपी गया, MP 1 था, MP 2 गया, तो वो जाके इसको अगर इसको वो पसंद है तो यहाँ पे 1 लिखेगा। कि इसका मतलब ये होता है कि इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी ए कैंडिडेट है और फिर ये हो सकता है इसको 3 लिख दे, इसको 2 लिख दे। तो कुछ इस तरीके का होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। काफी सिंपल भी है और इसको पढ़ाने के लिए तो काफी लंबा समय तक पढ़ाना पड़ेगा। फिर बात आती है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब क्या है, इसको आप समझिएगा कि एकल जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, इसका मतलब ये होता है कि जब इसमें टाई हो जाता है, जैसे जब ऐसे करते करते इतने लोग जब वोट देंगे, जब जैसे ये मैंने लिखा है, आप इसको 7, 7, 6 आप ऐड कर देंगे तो 6, 9, 8 एंड 4 4896 लोग जाएंगे जब वोट देंगे। उसके बाद जब इसका काउंटिंग होगी, अगर होता क्या है कि जैसे अगर ये टाई हो गया, इन दोनों के बीच में टाई हो गया, तो होगा क्या, इनमें से जो सबका जो ये वाला होगा सी वाला, अगर ये दोनों लोग टक्कर में है, जैसे मान लीजिए वोट की काउंटिंग हो रही है, पहले नंबर पे ए आ रहा है, दूसरे नंबर पे बी आ रहा है और तीसरे नंबर पे सी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि तीसरे नंबर को हम हटा देंगे। अब सिर्फ 2 लोगों की बात होगी।
इसी से इससे क्या होता है कि जो इनका वोट होगा वो वोट शेयर इनमें बट जाता है। ये काफ़ी लंबी प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ, इसको पढ़ाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, लेकिन बस आप इतना समझ लीजिएगा। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल 56 पे। अब आ जाते हैं हम आर्टिकल 56 पे। ये टेन्योर की बात करता है और एज यूजुअल आपको पता है कि 5 साल का टेन्योर होता है उनका। और इसमें ये भी लिखता है कि जब आर्टिकल 56 आप अच्छे से पढ़ेंगे कार्यकाल में, तो उसमें लिखता है कि वो उससे पहले भी उपराष्ट्रपति को इस्तीफा थमाते ही वो पद छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बने हैं तो उनको बनना ही पड़ेगा, कोई बाध्य नहीं है, मैंडेटरी नहीं है उनको। फिर आते हैं हम 57 जो काफ़ी अच्छा है। मैं अभी जब आपका लाइव सेशन चल रहा था तो मैं उसमें आपसे क्वेश्चन भी पूछा था। ये 57 ही बताता है कि जो री इलेक्टेड वाली प्रोसेस है, जैसे ये बताता है कि अगर एक आदमी कितनी बार प्रेसिडेंट बन सकता है, तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलता है 57 आर्टिकल में बोलता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहे जितनी बार भी बन सकते हैं। यूएसए में क्या होता है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो 2 टाइम बनता है, इसीलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। और इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को बताया भी हूँ, क्योंकि आपके लाइव सेशन में मैंने बोला था उसको, तो आप इसको जान लीजिएगा। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जितने भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये जो प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स हैं वो तो सीधे पूछता है कि आर्टिकल्स इसमें 55 में क्या है, 56 में क्या है, 57 में क्या, ऑप्शन दे देगा। जैसे पूछ देगा किस पार्ट में आता है, तो आप याद रखेंगे कि पार्ट 4 है, सॉरी पार्ट 5 में आएगा। और पार्ट 5 में यही नहीं आता है, 52 से 151 तक आता है, तो ये पार्ट 5 का एक पार्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी की बात करना बहुत जरूरी है। उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो पहला है भारत का नागरिक होनी चाहिए। दूसरा, उनकी एज 35 से कम नहीं होनी चाहिए। उसमें मैक्सिमम का कुछ नहीं लिखा रहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखता है कि 35 से कम नहीं रहनी चाहिए, मिनिमम 35 होनी चाहिए। फिर जो थर्ड आती है एलिजिबिलिटी में कि लोकसभा सदस्य होने की योग्यता, एलिजिबिलिटी टू बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसमें लोकसभा का सदस्य है, तो आप ये कर लेंगे कि मेंबर ऑफ लोकसभा। उनकी योग्यता लोकसभा होने मतलब वही है फिर कि वो किसी लाभ के पद पे ना हो, वो दिवालिया घोषित ना हो, जो ऐसे आप 5-6 फैक्ट याद रखते हैं। वैसे 3 ये इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिखवा दिया है। नेक्स्ट जो है आर्टिकल 59, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैं जहां तक समझ पा रहा हूँ आप इसको पढ़े नहीं होंगे, एक बार मैं अच्छे से बता देता हूँ। शर्तें की बात करता है। योग्यता और शर्त में अंतर होता है। योग्यता तो आपकी योग्यता देखती है, शर्त क्या देखती है मैं बताता हूँ। जैसे होता क्या है, हम भारत के किसी भी चुनाव में उठने के लिए, चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कॉशन मनी जमा करना पड़ता है चुनाव इलेक्शन कमीशन को। वो कॉशन मनी हर चुनाव का अलग अलग होता है, सांसदीय के चुनाव का अलग होता है, विधायक के चुनाव का अलग होता है। राष्ट्रपति के चुनाव की कॉशन मनी क्या होती है, जिसको आप हिंदी में जानते होंगे जमानत राशि। जमानत राशि क्या होती है उसके बारे में बताता हूँ। ये होती है 15,000, जमानत राशि 15,000 होती है। मतलब कि 15,000 देकर ही आप उसमें इलेक्ट होंगे। बिना 15,000 दिए आप नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहे हैं। दूसरा चीज होता है इसमें, और आप एक वर्ड सुने होंगे जमानत जब्त होना। कॉशन मनी तब वापस नहीं मिलेगा अगर टोटल वोट, सपोज दैट यहाँ पे अगर टोटल वोटर्स 100 है, ठीक है, आप इसको 60 कर दीजिए, समझने में आसानी होगी। अगर 60 है, ठीक है, और कैंडिडेट 3, मान लीजिए 3 कैंडिडेट थे, A, B एंड C। तीन कैंडिडेट में किसी को यहाँ पे अगर मान लीजिए 40 वोट मिला इसको, और इसको मिला 25 वोट, इसको मिला 15 वोट, और इसको मिला 5 वोट। ये 5 वोट मिला, तो इसका जो कॉशन मनी था 15,000 वो वापस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 59 में लिखता है कि जब 1/6 टोटल वैलिड वोट का अगर 1/6 से कम आता है, तो या आपके फेवर में 1/6 से कम वोट आता है, तो आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। जमानत जब्त मतलब वो 15,000 आपको वापस नहीं मिलेगा। जैसे देखिए, A को 15,000 वापस मिल जाएगा जब वो जीत जाएगा, B को भी, C को नहीं मिलेगा क्योंकि इसका 5, इसको 5 वोट मिला। अगर यही इसको 10 से ऊपर मिला रहता है, 11-12, तब इसको भी वो पैसा वापस हो जाता है। तो ये हो गई ये बात, आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। फिर हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए आ जाते हैं आर्टिकल 60 पे। मैंने बताया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको शेड्यूल की जो ओथ का कंसेप्ट है, वो उसमें इनका नहीं दिया गया, इनका स्पेशली आर्टिकल 60 में दिया गया है प्रेसिडेंट का।
अब ये मैं बताता हूँ कि प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाता है। प्रेसिडेंट को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही उस टाइम ना हो, उस टाइम वो पद खाली हो, तो यहाँ पे सीनियर जज कराएगा। सुप्रीम कोर्ट का आप लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट सीनियर जज, जो सीनियर हो वो इनको ओथ दिलाएगा। ओथ अफर्मेशन के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें वो वीडियो मेरा, तो जो इससे जस्ट पीछे वाला शेड्यूल वाला वीडियो उसको आप देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 61 पे। ये काफी कई बार आया है, इसको तो आप 2 स्टार भी लगा लेंगे तब भी ये कम है, ये 2 स्टार, इसको इतना इंपॉर्टेंट करिएगा। ये इम्पीचमेंट की बात करता है। वो क्या है? महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया का मतलब क्या है? राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना, वही महाभियोग कहलाता है। उसके लिए कई स्टेप हैं। पहला स्टेप ये है, इसमें पूछता है कई बार कि किस सदन से प्रस्ताव लाया जाएगा कि उनको हटाना है। तो ये हम किसी भी सदन से ला सकते हैं, मतलब किसी भी पार्लियामेंट हाउस से ला सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। ठीक। सेकेंड आता है कि इसको लाने के लिए, जैसे कि अगर हम इसको जनरेट कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं कि नहीं अब हमको ये इन राष्ट्रपति को हटाना है, ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उस हाउस के जो टोटल मेंबर्स है उनके 1/4 का सिग्नेचर लेना पड़ेगा। 1/4 को फेवर में करना पड़ेगा। मिनिमम 50 लोगों को, 50 लोगों का सिग्नेचर करवाएंगे कि हाँ सब लोग राजी हो जाएंगे कि अच्छा ठीक है, हाँ हटाना चाहते हैं, तभी ये होगा। फिर इसके बाद आता है थर्ड, राष्ट्रपति को ये बात हमको उन्हें 14 दिन पहले बतानी पड़ेगी। लिखा है जैसे राष्ट्रपति के 14 दिन पहले उनके संज्ञान में डालनी पड़ेगी कि आपके अगेंस्ट में ये कार्रवाई होने जा रही है, तब माना जाएगा। फिर इसमें आता है, मैंने आपको जब मेजॉरिटी पढ़ाया था, जब मैं अमेंडमेंट, तो उसमें बताया था कि ये स्पेशल मेजॉरिटी में आएगा। ये तभी हटेंगे जब ये तीनों प्रक्रिया हो जाएगी, फिर लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर उसके बाद 2/3 से 2/3 मतलब 66% लोग हटाने के सपोर्ट में रहेंगे, हटाना चाहेंगे, तब वो हटेंगे और उनको वो पद छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पे आते हैं आर्टिकल 62। आर्टिकल 62 कॉमन है। वो बोलता है कि अगर किसी वजह से उनका चुनाव में देरी हो रही है तो हम उनके जो टेन्योर उनको बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 5 साल के बाद बढ़ाए ही ना। और उसके बाद बात आती है कि उनका चुनाव, अगर कोई पद खाली है, जैसे कि राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, तो उपराष्ट्रपति तो तुरंत कार्यभार संभाल लेगा, लेकिन हमको उनका चुनाव 6 महीने के अंदर ही कराना पड़ेगा। ये मैंडेटरी है, आप इसको लिख लीजिएगा अगर इसको पॉइंट ये 62 में आता है आर्टिकल में। फिर बात कर लेते हैं 2-3 ये है, जैसे आर्टिकल 86 जो कहता है, वो क्या कहता है, मैंने संबोधन लिखा है, वो क्या कहता है कि प्रेसिडेंट को वो पावर है कॉन्स्टिट्यूशन में कि वो किसी भी हाउस में, चाहे लोअर हाउस हो अपर हाउस हो, किसी हाउस में जाके वो बोल सकता है। तो ये पावर दी गई है इसको आर्टिकल 86 में। आर्टिकल 72, इसी की बात मैंने लाइव क्लासेस में की थी। आर्टिकल 72 क्या है? आप इसमें 5 चीजें हैं, मैं मेनली 3 चीजों को बता रहा हूँ। प्रेसिडेंट को पावर है, जो मर्सी पिटीशन जाता है, आप देखेंगे निर्भया कांड में जो उनके वर्डिक्ट्स जो थे उनका बार बार मर्सी पिटीशन जाता था, तो ये न्यूज में सुनते थे कि वो खारिज हो गया। होता क्या है कि आर्टिकल 72 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी भी मुजरिम की, किसी भी आरोपी का, जो उसको अगर 7 साल की सजा हुई है, ठीक है, तो वो चाहेगा तो 7 साल की सजा माफ कर देगा कि चलो छोड़ दिए तुम्हारे बिहेवियर पे। लागू करने का मतलब हो गया सजा को कम कर देगा। अगर उसको 7 साल की सजा मिली है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसको 2 साल की कर दे, 3 साल की कर दे, 1 साल 6 महीने कर दे। निलंबन का मतलब होता है कि उसका जुर्म ही, जो जुर्म जैसे वो किया है उस जुर्म को कम कर दे। तो आपको बस इतना जानना है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आर्टिकल 72 है वो क्षमादान की शक्ति देता है राष्ट्रपति को। अब राष्ट्रपति के बाद 2-4 फैक्ट की बात कर लेते हैं। पहले राष्ट्रपति के बारे में आप जानते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान में आप जान जाइए कि रामनाथ कोविंद। फिर उसके बाद पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हो गई। फिर उसके बाद आता है कि वो कौन से सुप्रीम CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है कि जिन्होंने राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है, तो वो M हिदायतुल्लाह है। फिर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो कौन से पहले राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु जो थी वो उनके कार्यकाल में ही हो गई। तो वो जाकिर हुसैन जी थे, वो 1 साल 11 दिन तक काम अपने कार्यकाल पे रहते हैं, फिर उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आते हैं। बाकी इससे जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो नेक्स्ट सेशन में हम कराएंगे, जैसे कि पहले सिख, फिर किसके टाइम में इमरजेंसी हुआ, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में जब टेस्ट लेंगे तो उसमें कराएंगे।
तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मेरा आज का सेशन था वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही आप बीएचयू पाठशाला को प्यार दीजिए और इस वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, प्लस अगर आपको जो चीज नहीं समझ में आ रही दोबारा देखिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज आप कमेंट डालिए। अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो हमारे ऑफिशियल नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, हमारा ऑफिशियल नंबर है, उस पर कॉल करिए। साथ ही अभी हम टेस्ट सीरीज लाने वाले हैं, वो एक तरह से 20 रुपये आपके एंट्री फीस की तरह होगा और वो क्विज कंपटीशन होने वाला है। अगर आप इच्छुक हैं उसमें भाग लेने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो 150 to 200 रुपीज़ प्राइज मिलेगा आपको, और ये अपने आप में अच्छा है कि आप 10 टाइम्स 15 टाइम्स आपको ज़्यादा प्राइज मिलेगा। आप उसमें पार्टिसिपेट करिए और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व करने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड।